अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा, उसका भाग 3 यानी कि तीसरा वीडियो है। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके इतिहास और भूगोल के सभी वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग इससे पहले के वीडियो में चर्चा किए थे कुछ महत्वपूर्ण विचारक के बारे में, तो अभी जो कुछ बचे हैं उनके बारे में चलो चर्चा करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लियोपोल्ड वॉन राके, कार्ल मार्क्स और एनल्स प्रणाली के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं लियोपोल्ड वॉन राके, जो कि एक महत्वपूर्ण विचारक हैं। तो चलो समझते हैं। 19वीं शताब्दी में किए जा रहे इतिहास लेखन की पद्धति पर प्रमुखतः बर्लिन विश्वविद्यालय के लियोपोल्ड वॉन राके के विचारों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो बच्चों, जब 19वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है? 100 साल को एक शताब्दी कहते हैं। समझ में आ गया है? 100 साल को एक शताब्दी कहते हैं। 19वीं शताब्दी जब चल रहा था उस समय जो लोग भी इतिहास लिख रहे थे या इतिहास लिखने की पद्धति या तरीका अपना रहे थे, उसमें जो थे बर्लिन विश्वविद्यालय के कौन थे? लियोपोल्ड वॉन राके जो थे, उनके जो विचार हैं, उनका विचार जो था या उनका जो पद्धति था उसका प्रभाव बहुत अधिक दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। उसने बताया कि इतिहास के विषय के अनुसंधान में विश्लेषणात्मक पद्धति किस प्रकार की होनी चाहिए। लियोपोल्ड वॉन राके ने एक विचार दिया, एक विश्लेषण पद्धति यानी कि किस प्रकार हमें इतिहास लिखना चाहिए उसके बारे में उन्होंने एक विचार दिया और उन्होंने बताया कि हमें इतिहास लिखते समय कौन कौन से बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पे देखो, फिर से समझो। उसने बताया कि इतिहास के विषय के अनुसंधान यानी खोज करना में विश्लेषण करके यानी उसको अच्छी तरह से खोज करके, इसे क्या कहते हैं? विश्लेषणात्मक पद्धति किस प्रकार की होनी चाहिए, यानी कि आप जब इतिहास लिखते हो तो उसकी खोज किस प्रकार करनी चाहिए। उस किताब में इन्होंने किताब लिखा और उसमें बताया कि हमें कैसे इतिहास लिखना चाहिए। समझ में आ गया? आगे बताते हैं क्या। मूल दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त जानकारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। ये कहते हैं अगर आप इतिहास लिखते हो तो इतिहास लिखते समय हमें जो मूल दस्तावेज हैं यानी कि जो असली कागजात हैं के आधार पर प्राप्त जानकारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण, जो भी असली कागजात हैं अगर उसको पढ़ के हम इतिहास लिखते हैं तो वो काफ़ी अच्छा होता है। जो मूल दस्तावेज यानी कि जो असली कागजात होते हैं इतिहास के, अगर हम उसमें से जानकारी पढ़ के इतिहास लिखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा इतिहास जो रहेगा कहीं बहुत ज़्यादा सही रहेगा। समझ में आ गए? आगे क्या कहते हैं? इस बात पर उसने बल दिया। तो लियोपोल्ड वॉन राके ने क्या कहा कि अगर हम इतिहास लिखते हैं तो जो भूतकाल में जो भी हमें कागजात मिलते हैं, अगर हमें असली कागजात मिलते हैं उसको पढ़ के हम इतिहास लिखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है और इतिहास भी हमारा जो होता है सही होता है। समझ में आ गया? इस बात पे उन्होंने ज़्यादा बल दिया। साथ ही उसने यह भी स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित सभी प्रकार के कागजातों एवं दस्तावेजों की कसकर खोज करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लियोपोल्ड वॉन राके ने बताया कि हमें इतिहास लिखते समय जो भी दस्तावेज हैं, जो भी ऐतिहासिक यानी जो भी भूतकाल के दस्तावेज हैं, कागजात हैं, जो भी हमें मिलते हैं उसकी कसकर खोज होनी चाहिए, क्या वह सही है या गलत है। अगर सही है तभी हमें अब उसको इतिहास में लिखना चाहिए। ऐसा उन्होंने बताया। कौन? लियोपोल्ड वॉन राके ने बताया। समझ में आ गया? इस पद्धति द्वारा ऐतिहासिक सत्य तक पहुंचना संभव होता है। वो कहते हैं कि अगर हम भूतकाल में जितने भी कागजात हैं उसको कसकर खोज करके इतिहास लिखेंगे तभी हम सत्य घटनाओं तक पहुंच सकते हैं और घटनाएं जो सही हैं उसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया? आगे समझते हैं। यह विश्वास उसने व्यक्त किया। वही उसने बताया कि मतलब कि अगर हम जो मूल कागजात होता है, असली कागजात होता है, उसको पढ़ के इतिहास लिखेंगे तो इतिहास हमारा गलत नहीं रहेगा। उसने इतिहास के लेखन में काल्पनिकता के प्रयोग किए जाने की कड़ी आलोचना की। लियोपोल्ड वॉन राके ने क्या कहा कि हमें जब इतिहास हम लिखते हैं तो उसमें काल्पनिक यानी हम कल्पना करके, कल्पनाओं के आधार पर इतिहास नहीं लिखेंगे। बहुत सारे इतिहासकार क्या करते हैं? कल्पना करके ऐसा मान लेते हैं कि भूतकाल में हुआ रहेगा, ऐसा सोच करके वो लिख देते हैं इतिहास।
तो लियोपोल्ड वॉन राके कहते हैं कि हमें कल्पनाओं के आधार पे इतिहास नहीं लिखना चाहिए। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो, उसने इतिहास के लेखन पे काल्पनिकता के प्रयोग किए जाने की कड़ी आलोचना की। कड़ी आलोचना यानी उसका विरोध किया कि भैया कल्पना के आधार पे इतिहास बिल्कुल नहीं लिखा जाना चाहिए। उसने विश्व की इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना पर बल दिया। लियोपोल्ड वॉन राके ने क्या किया? विश्व इतिहास लिखा। विश्व इतिहास यानी पूरे विश्व में कौन कौन सी घटनाएं घटी उसके बारे में उन्होंने लिखा। उसके विविध लेखों का संकलन, अभी लियोपोल्ड वॉन राके ने जो कहा था, जो भी लिखा था, उसको आपको एक किताब में मिल जाएगा। उस किताब का क्या नाम है? दी थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। एक किताब पढ़ोगे तो लियोपोल्ड वॉन राके ने जो लिखा है, जो कहा है, वो सारी जानकारी आपको इस किताब में मिल जाएगी। और एक किताब है दी सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्रंथों में प्राप्त है। जो भी लियोपोल्ड वॉन राके ने कहा है या जो भी लिखा है, आपको दो किताबों में मिल जाएगा। कौन सा किताब? दी थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, दूसरा किताब है दी सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। समझ में आ गया? अब हम चर्चा करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। बच्चों, हिस्ट्री होता जरूर बोरिंग है लेकिन होता बहुत स्कोरिंग है, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो चर्चा करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, समझ में आ गया, कार्ल मार्क्स द्वारा स्थापित सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप इतिहास की ओर देखने की दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली वैचारिक प्रणाली अस्तित्व में आई। जब कार्ल मार्क्स आ गए 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, कार्ल मार्क्स ने एक नए तरीके से इतिहास लिखने के तरीका बताया, यानी एक पद्धति बताया। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी अंतिम में कार्ल मार्क्स द्वारा स्थापित सिद्धांतों के, इन्होंने कुछ सिद्धांत बताए कि हमें इतिहास कैसे लिखना चाहिए, के परिणाम स्वरूप इतिहास की ओर देखने की दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली वैचारिक प्रणाली अस्तित्व में आई। जब इन्होंने कहा तो लोगों को लगा हाँ, जो कार्ल मार्क्स कहता है कहीं ना कहीं सही है, जो उन्होंने पद्धति बताई उसके द्वारा हमें इतिहास लिखना चाहिए। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? इतिहास अमूर्त, अमूर्त मतलब केवल, इतिहास केवल कल्पनाओं का नहीं होता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं इतिहास जो होता है कल्पनाओं का नहीं होता कि हम कल्पना करके काल्पनिक तरीके से कुछ भी लिख दें, अपितु वह जीवित मनुष्यों का होता है। जब भी हम इतिहास लिखते हैं किसके बारे में लिखते हैं? मनुष्यों के बारे में। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं इतिहास केवल, यहाँ पे देखो, इतिहास अमूर्त यानी केवल कल्पनाओं का नहीं होता, किसका होता है? अपितु जीवित मनुष्यों का होता है, यानी इंसानों के बारे में हम इतिहास लिखते हैं। उस समय के मनुष्य के बीच रिश्ते नाते उनकी मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले उपलब्ध संसाधनों के स्वरूप और स्वामित्व पर निर्भर कहते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब हम इतिहास लिखते हैं तो हम मनुष्यों के बारे में लिखते हैं, इसलिए मनुष्य के बीच रिश्ते नाते कैसे थे उसके बारे में लिखना चाहिए हमें। उनकी मौलिक आवश्यकताएं यानी जो उनको जरूरत थी, मौलिक जो भी चीज़ें उनको पहले जरूरत थी उसे बोलते हैं मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली। जो भी उनकी मौलिक आवश्यकताएं थी वो कैसे पूर्ण होती है उसके भी बारे में हमें लिखना चाहिए। मौलिक आवश्यकताएं जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये कैसे मिलता था उसके बारे में हमें लिखना चाहिए। और जो भी उपलब्ध संसाधन हैं, संसाधन यानी कि जो भी चीज़ हम उपयोग करते हैं, जैसे कि जमीन हो गया, खाने पीने की वस्तु हो गई, पहनने की वस्तु हो गई, ये सब संसाधन होते हैं। समझ में आ गए? तो कहते हैं उपलब्ध संसाधनों के स्वरूप में स्वामित्व पर निर्भर कहते हैं। आजकल कैसा होता है, किसी के पास संसाधन ज़्यादा है तो किसी के पास कम है। समझ में आ गए? कोई गरीब है तो कोई अमीर है, तो किसी के पास संसाधन बहुत ज़्यादा है तो किसी के पास कम है। ये संसाधन समाज के विभिन्न वर्गों को समान मात्रा में प्राप्त नहीं होते। पृथ्वी पे जितने भी चीजें उपलब्ध हैं वो सबको एक बराबर नहीं मिलते हैं। किसी के पास जमीन कम है तो किसी के पास जमीन ज्यादा है, किसी के पास पैसे बहुत ज्यादा हैं तो किसी के पास बहुत कम है। सबके पास संसाधन, यहाँ पे देखो, ये संसाधन समाज के विभिन्न वर्गों, अलग अलग वर्गों को समान में प्राप्त नहीं है। कोई अमीर है तो कोई गरीब है। फलस्वरूप समाज का वर्ग पर आधारित विषम विभाजन होता है। जो अमीर है, अभी समाज कैसा बढ़ गया है, अमीर और गरीब में बढ़ गया, समाज का क्या हो गया, विभाजन हो गया है। कार्ल मार्क्स कहते हैं जो भी संसाधन पृथ्वी पर उपलब्ध हैं उसके कारण क्या हो गए, समाज अलग अलग भागों में बढ़ गए। गरीब गरीब हो गया, सामान्य सामान्य हो गया, अमीर अमीर हो गया। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं,
समाज का वर्ग पर आधारित विषम विभाजन हुआ, यानी समाज जो है अलग अलग भागों में बढ़ गया। इससे क्या होता है, वर्ग संघर्ष निर्माण होता है। अभी जो गरीब है वो सामान्य बनना चाहता है, जो सामान्य है वो अमीर बनना चाहता है, जो अमीर है और अमीर बनना चाहता है। समझ में आ गया? तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो वर्ग में है संघर्ष निर्माण हो रहा है। हर कोई प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है अमीर बनने की। मानव का इतिहास ऐसे ही वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मानव का जो इतिहास है कैसा है, वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ऐसा नहीं कि इतिहास में गरीब लोग नहीं रहेंगे, वो लोगों ने संघर्ष किया रहेगा अमीर बनने के लिए, तो उनके भी बारे में हमें इतिहास लिखना चाहिए, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। तथा जिस वर्ग के नियंत्रण में उत्पादन के साधन होते हैं, यहाँ पे देखो जिस वर्ग यानी जो वर्ग नियंत्रण में, यानी कि जो वर्ग अमीर होता है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जिस वर्ग के नियंत्रण में उत्पादन के संसाधन होते हैं, यानी जो चीजें उत्पादन की जाती है वो सारी चीज जिसके पास होती है, जिस वर्ग के पास होती है, वह वर्ग अन्य वर्गों का अधिक शोषण करता है। यानी जो अमीर होता है वो गरीबों का क्या करता है, शोषण करता है, यानी गरीबों के साथ फायदा उठाने की कोशिश करता है। यह विचार उसने प्रस्तुत किया, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा। उसका लिखा ग्रंथ, कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखा जिसे क्या कहते हैं, दास कैपिटल, जो कि विश्व विख्यात है, यानी पूरे दुनिया में मशहूर है। तो कार्ल मार्क्स का एक लिखा किताब है जिसका नाम है दास कैपिटल, याद रखना। अगला हम पढ़ते हैं एनल्स प्रणाली। एनल्स प्रणाली क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लो। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में फ्रांस में समझे, फ्रांस में एनल्स नाम से जानी जाने वाली इतिहास लेखन की प्रणाली का उदय हुआ। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में फ्रांस में एक इतिहास लिखे जाने वाली एक नए प्रणाली का उदय हुआ जिसे कहते हैं एनल्स प्रणाली। समझ में आ गए? एनल्स प्रणाली के स्वरूप इतिहास लिखने की एक भिन्न दिशा प्राप्त हुई। एनल्स प्रणाली बताती है एक नए तरीके से इतिहास कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बताती है एनल्स प्रणाली, देखो इतिहास का अध्ययन, अभी तक इतिहास कैसा लिखा जाता है, राजनीतिक गतिविधियों में, राजनीतिक यानी जो राजनीतिक करते हैं राजनेता, उनके बारे में इतिहास लिखा जाता है, महान राजाओं के बारे में लिखा जाता है, महान नेताओं के बारे में लिखा जाता है, और अनेक अनुषंगिक रूप में राजनीति मतलब और अलग अलग तरीके से कैसे लोग राजनीति करते हैं उसके बारे में इतिहास लिखा जाता है, कूटनीति के बारे में इतिहास लिखा जाता है, युद्धों के बारे में इतिहास लिखा जाता है। ज्यादा से ज्यादा अभी तक इतिहास ऐसे ही लिखा जाता है, राजा, महान नेता, महान लोगों के ऊपर क्या होता है, इतिहास लिखा जाता है। लेकिन एनल्स प्रणाली इसे गलत बताती है, ऐसा इतिहास नहीं लिखना चाहिए। ये सब तो लिखना चाहिए, इसके साथ हमें कुछ और चीजें इतिहास में लिखना जरूरी होता है। यहाँ पे देखो, फिर से देखो, इतिहास का अध्ययन मात्र राजनीतिक गतिविधियों, राजाओं, महान नेताओं और उनके अनुषंगिक रूप में राजनीति, कूटनीति और युद्धों पर केंद्रित न करते हुए, ये सब के अलावा हमें तत्कालीन जलवायु यानी कि भूतकाल में जो जलवायु था उसके भी बारे में इतिहास में लिखना चाहिए। स्थानीय जन यानी उस समय के लोग कैसे रहते थे उनके भी बारे में इतिहास लिखना चाहिए। किसान क्या करता था, कैसे करता था, किसानों के बारे में इतिहास लिखना चाहिए। उस समय का व्यापार कैसा था, बिजनेस कैसा था, उसके बारे में लिखना चाहिए। प्रौद्योगिकी यानी कि उस समय कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग होता था उसके भी बारे में हमें इतिहास में लिखना चाहिए। यातायात संचार यानी कि जो भी यातायात के माध्यम थे या संचार के माध्यम थे, टेलीफोन वगैरह, उसके बारे में लिखना चाहिए। संपर्क के कौन कौन से साधन थे या चिट्ठी वगैरह के बारे में भी हमें लिखना चाहिए। सामाजिक विभाजन, उस समय जो समाज अलग अलग भागों में बटा था उसके भी बारे में इतिहास में लिखना चाहिए। और समूह की मानसिकता यानी कि उस समय जो समाज एक साथ रहती थी उनकी क्या सोच थी उसके भी बारे में जैसे विषयों का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण माना जाने लगा। एनल्स प्रणाली क्या बोलता है, हमें कूटनीति, राजनीति, राजनेता के बारे में इतिहास लिखने के साथ साथ उस समय के जलवायु, स्थानीय जन, किसान, व्यापार, ये सब के भी बारे में हमें इतिहास लिखना चाहिए। समझ में आ गया? एनल्स प्रणाली का प्रारंभ करने और उसे विकसित करने का श्रेय फ्रांसीसी इतिहासकारों को दिया जाता है। तो एनल्स प्रणाली की शुरुआत किसने किया? एनल्स प्रणाली की शुरुआत जो थे फ्रांसीसी इतिहासकारों ने किया था। ठीक है, अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।